Hello everyone, welcome to All About Civil. एनवायरमेंटल स्टडीज़ लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था यूट्रोफिकेशन टॉपिक। आगे कंटिन्यू करते हैं कि जल स्रोत में पोषक तत्व या कार्बनिक पदार्थों के स्रोत भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वाटर पॉल्यूशन होता है तो उन वाटर बॉडीज़ में जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं या फिर कार्बन के प्रोडक्ट्स हैं वो किन किन टाइप से आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, घरेलू दूषित जल या मल जल अपशिष्ट। तालाबों, झीलों आदि जल स्रोतों में स्वपोषण को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार इसे ही माना जाता है। अब जो घरों से दूषित जल है यानी कि यूज्ड वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर, जो कि एक हाउस होल्ड से निकलता है, अब उसमें टॉयलेट का पानी, बाथरूम वाला पानी और जितना भी किचन का पानी है वो सब मिक्स होकर किसी भी वाटर बॉडी के अंदर जब मिक्स होता है तो सबसे बड़ी चीज़, जब ये तालाब या झीलों के अंदर मिक्स होता है तो ये यूट्रोफिकेशन को बढ़ावा देता है। यूट्रोफिकेशन क्या था ये हमने कल डिटेल में स्टडी कर लिया था। अगर डाउट हो तो इससे पहले वाली वीडियो दोबारा से देखना। तो जितना भी पॉल्यूटेड वाटर होता है घर से जो निकलता है, अगर ये तालाब या झील या फिर किसी भी वाटर बॉडी के अंदर मिलता है तो इसे हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस को बढ़ावा देने वाला। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, घरेलू दूषित या मलजल अपशिष्ट। सेकंड पॉइंट, शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों से बहकर आया जल। अब जितने भी सिटीज़ हैं या फिर जितने भी गांव हैं वहाँ से जो पानी बहकर आता है और किसी ना किसी मेथड से किसी भी वाटर बॉडी के अंदर मिक्स हो जाता है तो ये भी वाटर पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करता है। जैसे विभिन्न स्थानों से बहकर आए जल में बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो अलग अलग सोर्सेज से निकल के आते हैं पानी, तो इनमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें मृदा के साथ ही भूमिगत बड़े पत्तों की गाद, बगीचों, खेतों आदि में डाले गए उर्वरक, गोबर एवं अन्य जानवरों के अपशिष्ट आदि बहकर आते हैं। यानी कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हो सकते हैं, अब उसमें जो भी पत्ते सूख जाते हैं या फिर कोई प्लांट सूख जाता है वो, या फिर कोई बगीचे का फल है तो फूल है, वो सब मिक्स होकर, और जितने भी हम फर्टिलाइज़र्स डालते हैं प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, ये सब साथ में गोबर या फिर जितना भी अगर कोई डेड एनिमल है वो तो मिक्स हो जाता है वहाँ पर, तो उसकी कंपोनेंट्स वो सब कुछ मिक्स होकर पानी के अंदर बह जाता है। यानी कि कार्बन कंपाउंड्स वाटर में इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त वर्षा के जल के साथ वातावरण में उपस्थित नाइट्रेट, अमोनिया आदि भी बहकर जल स्रोतों में मिल जाते हैं। देखो ये सब कुछ चीज़ें जो भी प्लांट से रिलेटेड थी, चाहे वो ड्राई लीव्स हो, प्लांट का पार्ट हो, कई एनिमल हो या फिर गोबर हो, जो भी उनका वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब फर्टिलाइज़र्स, ये सब वाटर में आकर मिक्स हो जाते हैं। और इन सब कुछ चीज़ों के अलावा जो बारिश का पानी है उसके वातावरण में भी नाइट्रेट, अमोनिया ये सब जब मिल जाते हैं तो ये भी वाटर बॉडी के अंदर मिलकर वाटर को पॉल्यूट करते हैं। क्योंकि जब एसिड रेन होती है तो जितना भी केमिकल्स बादल बन जाते हैं, और जब ये बारिश करते हैं तो बारिश केमिकल वाली होती है इनके साथ, एसिड रेन, तो ये केमिकल अब जहाँ भी गिरता है, जिस वाटर बॉडी के ऊपर गिरा या फिर जिस भी जगह के ऊपर गिरा, वहाँ पर ये नुकसान करता है। तो शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों से बहकर आया जल भी वाटर पॉल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। नेक्स्ट, औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक मीन्स इंडस्ट्री से रिलेटेड। कृषि एवं कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों से बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ युक्त दूषित जल उत्पन्न होता है। अब जो भी फार्मिंग है, कृषि से रिलेटेड है या फिर
कृषि उत्पाद आधारित उद्योग यानी कि वो सब इंडस्ट्रीज जिसमें किसानों के लिए प्रोडक्ट या फिर फार्मिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र्स हों, चाहे वो इक्विपमेंट्स हों, या फिर कुछ भी हो, सीड्स से रिलेटेड हो, तो वो सब आ, अपना हिस्सा देती हैं कार्बनिक पदार्थयुक्त दूषित जल बनाने में, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ों का जो वेस्ट वाटर होता है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है वाटर पॉल्यूशन को। कार्बनिक पदार्थयुक्त दूषित जल उत्पन्न होता है जिसे डिस्टिलरीज, शक्कर कारखाने, राइस एवं पोहा मिलें, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ आदि। अब ये जितने भी डिस्टिलरीज हैं, शक्कर का कारखाना मीन्स जो भी इंडस्ट्रीज फार्मिंग से रिलेटेड है, अब राइस हो गया, शक्कर है, डिस्टिलरीज हैं, कोई भी फूड प्रोसेसिंग या फिर खाने पीने से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इन सब का जो वेस्ट वाटर होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से निकलता है कार्बन कंपाउंड वाला, वो वाटर को पॉल्यूट करता है। इनके दूषित जल में काफ़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब मेन चीज़, जब कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है तो इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसमें भी कार्बन होना ही होना है, तो इसलिए इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें भी काफ़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट रहते हैं, जिनमें फॉस्फेट एवं नाइट्रेट आदि बड़ी मात्रा में उपस्थित होता है। नाइट्रेट और फॉस्फेट काफ़ी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। इन उद्योगों से उत्पन्न दूषित जल के जल स्रोतों में मिलने से भी ये स्वपोषण की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। अब जब हमने पढ़ा था कि कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं और ये वाटर में मिक्स होते हैं तो स्वपोषण की प्रक्रिया इससे बढ़ जाती है। दूषित जल के जल स्रोतों में मिलने से भी ये स्वपोषण की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। यूट्रोफिकेशन जो हमने पढ़ा था, इन सब चीज़ों की वजह से यूट्रोफिकेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, और यूट्रोफिकेशन बढ़ता है तो प्लांट का जो बॉटम सरफेस है वहाँ पर स्वैम्प, एल्गी, ये सब प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, जो कि वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा देते हैं। अतः कहना ना होगा कि विभिन्न गतिविधियों के कारण यूट्रोफिकेशन की दर का बढ़ना उत्प्रेरित यूट्रोफिकेशन कहलाता है। यानी कि जो भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके कारण यूट्रोफिकेशन बढ़ता है, यूट्रोफिकेशन बढ़ रहा है, उसे हम उत्प्रेरित यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ऐसा होने पर झील या तालाब में जलीय वनस्पतियों की वृद्धि पर अचानक बढ़ जाती है। अब जब यूट्रोफिकेशन होता है तो जो भी जलीय वनस्पतियाँ, अब जैसे मैंने बोला था स्वैम्प, एल्गी, ये सब प्लांट्स जो प्रेजेंट होते हैं बॉटम सरफेस पर, इनकी ग्रोथ काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। यूट्रोफिकेशन जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणधर्म पर प्रभाव डालता है। अब यूट्रोफिकेशन जब होगा तो वह फिज़िकल चेंज भी लाएगा, केमिकल चेंज भी लाएगा और बायोलॉजिकल चेंज भी लाएगा। फिज़िकल का मतलब है वाटर जैसा दिख रहा है, जैसे स्मेल आ रही है, तो अब वो चेंज हो जाएगा, वाटर का लुक भी चेंज हो जाएगा, वाटर की स्मेल भी चेंज हो जाएगी। अब केमिकली, यानी कि जो उसके कंपोनेंट्स पहले प्रेजेंट होंगे, जो ऑक्सीजन की अमाउंट पहले प्रेजेंट होगी, अब वो भी चेंज हो जाएगी, तो केमिकल्स में भी वहाँ पर चेंज आएगा। और साथ ही साथ जब प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई तो बायोलॉजिकल चेंज भी वहाँ पर आ जाएगा। जल स्रोत में वनस्पतियों की तीव्र वृद्धि कर जल स्रोत के सामान्य संतुलन की स्थिति को भंग कर देती है। अब किसी भी वाटर बॉडी के अंदर जब बहुत ज़्यादा प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही तेज़ स्पीड से, तेज़ रेट से ग्रो होने लगते हैं, तो जो वहाँ का एक बैलेंस था वो बैलेंस वहाँ का ख़राब हो जाता है। एक और तो जल स्रोत में शैवालीय वृद्धि मछलियों के उत्पादन को बढ़ाती है, तो कभी कभी कुछ शैवालों से स्रावित होने वाले या उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक रसायनों या स्रावों से मछलियाँ और जलीय जीव मारे भी जाते हैं। अब देखो, पॉजिटिव इम्पैक्ट एक था कि इनसे फिशेस की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है,
लेकिन हमने अभी अभी देखा कि कुछ कुछ ऐसे भी ये गैसेस रिलीज़ करते हैं या फिर ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं ये प्लांट्स, जिनके थ्रू फ़िश का जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब होता है और बहुत सारे फिशेस की डेथ हो जाती है, यानी कि ये फिशेस के लिए हार्मफुल भी है। यूट्रोफिकेशन के फलस्वरूप अनियंत्रित रूप से जलीय वनस्पतियों की वृद्धि से झील का पानी गंदा हो जाता है। अब जब यूट्रोफिकेशन बढ़ता है तो अब बहुत फास्ट रेट से वहाँ पर प्लांट्स बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से जो झील का पानी है वो पॉल्यूट हो जाता है, यानी कि वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, जिससे उसका स्वरूप बिगड़ जाता है, यानी कि अब जो उसका सिस्टम है, स्वरूप है, वो पूरा बिगड़ गया और वो सौंदर्य की दृष्टि, पर्यटन अथवा नौकायन आदि के अयोग्य हो जाती है। मीन्स टूरिज्म, अब कुछ चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगेगी तो लोग वहाँ देखने नहीं आएंगे। कोई भी टूरिस्ट स्पॉट है तो वो अगर बहुत सुंदर होगा तो वहाँ लोग दूर दूर से देखने आएंगे कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो वहाँ देखने आएंगे। लेकिन अगर वो धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा वो स्पॉट, तो लोग वहाँ देखने आना बंद कर देंगे। तो जब दृष्टि के अकॉर्डिंग, सौंदर्य के अकॉर्डिंग कोई चीज़ कम हो जाती है तो वहाँ पर पर्यटन, टूरिज्म अथवा नौकायन, जो बोटिंग वगैरह होती है, ये सब वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। वनस्पतियों के सड़ने के कारण पानी से दुर्गंध आने लगती है। अब जब ये प्लांट्स प्रेजेंट रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो प्लांट्स अब एक बार उग गए तो वो हमेशा के लिए उगे ही रहेंगे। वो प्लांट्स धीरे धीरे जब डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं वो प्लांट्स, तो वहाँ पर पानी उनका सड़ जाता है। अब पानी सड़ जाएगा तो वहाँ स्मेल आएगी, तो स्मेल आने से वहाँ आसपास का एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट हो जाएगा। प्रदूषण का स्तर बढ़ जाने से जल की गुणवत्ता खराब होने के साथ साथ वह जलीय जीव जंतुओं के जीवन के लिए भी खतरनाक हो जाती है। अब प्रदूषण तो बढ़ा ही बढ़ा है, लेकिन साथ में जो वहाँ के जलीय जीव जंतु हैं, फिश के अलावा केकड़े हुए या फिर जितनी भी चीज़ें स्टार फिश अंदर रहती हैं पानी के, तो उनके लिए ये कंडीशन बहुत ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि उन्हें ग्रो करने का मौका नहीं मिलता। धीरे धीरे ताज़े पानी की एक झील प्रदूषित और गंदी झील में बदल जाती है। अब जो ये अच्छी झील थी, जहाँ टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा था, साफ़ थी, देखने में भी केमिकल बायोलॉजिकली अच्छी थी, अगर यूट्रोफिकेशन वहाँ पर बढ़ता गया तो यूट्रोफिकेशन की वजह से जो प्लांट्स वहाँ पर डेड हो गए, जो सड़ गए वहाँ पर, तो उनकी वजह से स्मेल भी आने लग गई और कलर भी झील का डाउन हो गया। तो यानी कि वाटर पॉल्यूट तो हुआ ही हुआ है, लेकिन साथ में इकोनॉमी पर भी देश की फ़र्क पड़ा और आसपास के लोगों पर भी। साथ में जो झील में अंदर दूसरे जीव जंतु रहते थे, उनकी लाइफ पर भी इफ़ेक्ट पड़ा। अब जितने फिशेस पहले सरवाइव कर पा रही थी, उतने फिशेस नहीं सरवाइव कर पा रही है, और साथ में जो जीव जंतु हैं उनको भी दिक्कत यहाँ से फेस करनी पड़ सकती है। इस प्रकार अति नियंत्रित एवं अनियमित यूट्रोफिकेशन या स्वपोषण जल स्रोत पर अपना विपरीत असर डालते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे यूट्रोफिकेशन बैड इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं। इन दुष्प्रभावों से झीलों को बचाने के लिए यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। अब हम उनकी ग्रोथ तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम यूट्रोफिकेशन कोशिश करते हैं कि यूट्रोफिकेशन कम से कम हो, उनकी ग्रोथ रेट को कंट्रोल करते हैं। इस हेतु कार्बनिक पदार्थयुक्त जल को झीलों में मिलने से रोकना। अब हम कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स यूट्रोफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में बॉर्नविटा कॉम्प्लेन ये एनर्जी प्रोवाइडर है, वैसे ही अगर हम कार्बन कंपाउंड्स डालते हैं वाटर बॉडी के अंदर तो वो उसके लिए बूस्ट की तरह काम करते हैं, बॉर्नविटा की तरह काम करते हैं। तो अगर हम वो चीज़ें नहीं देंगे तो हो सकता है थोड़ा वहाँ पर यूट्रोफिकेशन कंट्रोल हो जाए। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको हम वाटर बॉडी में पहुँचने से रोकें। इस हेतु कार्बनिक पदार्थ युक्त जल को झीलों में मिलने से रोकना। हम कोशिश करते हैं कि झील में वो पानी कार्बन वाला ना मिले। उनमें स्वच्छ एवं ताज़े जल का प्रवाह, यानी कि फ्रेश वाटर जितना भी है कोशिश करते हैं कि हम फ्रेश वाटर वहाँ पर डिस्चार्ज करें। पोषक तत्वों
एवं इनके जमाव को झील से हटाना। अब जितने भी पोषक तत्व हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं यूट्रोफिकेशन को बढ़ने में, कोशिश करते हैं कि उन्हें वहाँ से हम हटा दें। पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल का अन्यत्र उपयोग कर कम पोषक तत्व युक्त पानी का मिलाना आदि शामिल है। अब जो न्यूट्रिएंट वाटर है उसे हम वहाँ से हटा देते हैं, और जो कि कम न्यूट्रिएंट वाला है, क्योंकि यूट्रोफिकेशन को ज़रूरत ही नहीं है उतने न्यूट्रिएंट्स की, तो हम वहाँ से न्यूट्रिएंट कम कर देते हैं। तो ये सब उसमें शामिल है। इस प्रकार यूट्रोफिकेशन या स्वपोषण की दर को कम किया जा सकता है। इस प्रकार से हम यूट्रोफिकेशन को कम कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दूषित जल में उपस्थित भारी धातुओं का प्रभाव। अब जो भी पॉल्यूटेड वाटर है, अगर उसमें हैवी मेटल्स प्रेजेंट हैं, तो उन मेटल्स का, अलग अलग मेटल्स की हम यहाँ पर बात करेंगे कि इन मेटल्स से वाटर पॉल्यूशन में क्या इम्पेक्ट आता है लोगों की हेल्थ पर, आसपास के एनवायरनमेंट पर। विभिन्न धातु प्रसंस्करण इकाइयों, पेपर मिल, क्लोर अल्कली इकाइयाँ, गैल्वेनाइजिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाइयाँ, धातु निष्कर्षण इकाइयाँ, बर्तन बनाने, बैटरी निर्माण या पुनर्चक्रण, रसायन उद्योग या उनके औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित जल के साथ बड़ी मात्रा में धातुओं का उनके घुलनशील, अर्धघुलनशील और अघुलनशील रासायनिक यौगिकों या मिश्रण के रूप में निस्सारण हो रहा है। अब देखो, जितनी भी हमने इंडस्ट्रीज़ पढ़ी हैं ऊपर, चाहे वो क्लोर अल्कली हो, गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है प्लेटिंग का, एक हम पतली सी लेयर मेटल के ऊपर चढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी सेम चीज़ है। धातु निष्कर्षण यानी कि मेटल एक्सट्रैक्शन, जहाँ मेटल हम बनाते हैं, यानी कि ये बैटरी बनाना, बर्तन बनाना, ये जितने भी यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, तो इनसे जो वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज होता है, तो इनसे जो दूषित जल निकल रहा है, अब वो सॉल्यूबल भी हो सकता है, पानी में घुल भी सकता है, हो सकता है वो अर्ध घुलनशील, मीन्स कुछ पार्ट उसका सॉल्यूबल है और कुछ पार्ट सॉल्यूबल नहीं है, और हो सकता है कि वो पूरा का पूरा अघुलनशील हो, मतलब इनसॉल्यूबल हो, घुले ही ना। तो इन सब चीज़ों का जब वाटर में, किसी भी फ्रेश वाटर के अंदर डिस्चार्ज करते हैं, निसारित जल के नालों के माध्यम से नदी नालियों में मिलने से ये अशुद्धियाँ नदी जल में पहुंच जाती हैं। अब जितने भी ये चीज़ें हैं, ये सब वाटर बॉडी के अंदर पहुंच जाती हैं, जहाँ से ये भोजन श्रृंखला के माध्यम से या सीधे ही पेयजल के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाती हैं। हमारे शरीर में पहुंचकर ये हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों पर विपरीत असर डालती हैं। कभी कभी ये शरीर में एकत्र होकर धीरे धीरे भी अपना प्रभाव दिखाती रहती है। अभी जितने भी चीज़ें हैं, हो सकता है ये स्लोली रिएक्ट करें, और हो सकता है ये तुरंत हमारी बॉडी में अपना प्रभाव दिखा दें। औद्योगिक अपशिष्टों से लीचेट के रूप में भारी धातुएं उत्पन्न होती हैं। ये वर्षा के जल के साथ निकलकर जल स्रोतों को प्रदूषित करती हैं। वहीं इनका अधिकतर दुष्प्रभाव भूमिगत जल स्रोतों पर देखा जा सकता है। अब ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, वेस्ट मटेरियल है, जब ये वाटर के अंदर डिस्चार्ज होता है, तो ये वाटर को तो पॉल्यूट करता ही है, और इसका काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हम लैंड पॉल्यूशन पर भी देख सकते हैं। प्राकृतिक या विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण जल स्रोतों में भारी धातुओं के मिलने से जल पीने योग्य नहीं रह जाता। अब जितना भी नेचुरल प्रोसेस है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, इन सब के कारण जो पानी है वो इतना ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है कि वो पीने योग्य नहीं रहता। विभिन्न धातुओं के मानवीय स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव निम्नानुसार हैं। अब इन चीज़ों से बॉडी पर क्या क्या इफ़ेक्ट होता है ये हम देखते हैं। देखो, हमें किस किस का स्टडी करना है। मरकरी, जो थर्मामीटर के अंदर प्रेजेंट होता है वो मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक, लेड, ये हमें 3-5 पढ़ने हैं।
स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, मरकरी या पारा। मरकरी या पारा एक अत्यंत विषैली धातु है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल मेटल है, ये एलिमेंट है, जिसका प्रभाव घातक एवं जानलेवा होता है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों ही रूपों में मरकरी के यौगिक अत्यंत विषैले होते हैं, चाहे वो कार्बनिक कंपाउंड हो चाहे वो नॉन कार्बनिक हो, यानी कि ये हार्मफुल होगा ही। मरकरी मिथाइल मरकरी के रूप में खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक स्थायी रूप से रहने वाला प्रदूषणकारी तत्व है। मरकरी विषाक्तता के कारण जापान में एक ही साथ अनेक लोगों के मृत्यु के शिकार होने की घटना से हम परिचित हैं। देश के केरल प्रांत की चेलियार नदी में स्वर्ण निष्कर्षण एवं रेयान निर्माण इकाइयों से निकलने वाले मरकरी युक्त दूषित जल के चेलियार नदी में मिलने से चेलियार नदी के पानी के वृहद पैमाने पर दूषित होने के संबंध में भी चर्चा की जा चुकी है। पेयजल में मरकरी की उपस्थिति मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचाती है। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही बहुत है कि मरकरी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, और मरकरी चाहे वो कार्बन कंपाउंड में हो या फिर नॉन कार्बनिक में हो, ये डेंजरस है। और अगर हम ऐसा पानी पीते हैं कि जिसके अंदर मरकरी प्रेजेंट है, तो ये हमारे ब्रेन और मेंटल हेल्थ और नर्वस सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। सोचने समझने की शक्ति और जो नर्वस सिस्टम, हमारी पूरी बॉडी माइंड से जो कंट्रोल होती है, कुछ भी अगर हम गर्म ग्लास टच कर लेते हैं तो हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं, तो ये नर्वस सिस्टम है, पूरी बॉडी का प्रेजेंस एक साथ रहना। तो इस टाइप से मरकरी या पारा बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिज़िकल हेल्थ को भी ये हार्म पहुंचाता है। तो यहाँ से मरकरी का हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं कैडमियम। धातु निष्कर्षण इकाइयों जैसे जिंक निष्कर्षण इकाइयाँ, लेड कैडमियम बैटरी उत्पादक या पुनः चक्रण इकाइयों आदि से कैडमियम बड़ी मात्रा में प्रदूषण के रूप में उत्पन्न होता है। अब जितना भी मेटल एक्सट्रैक्शन होता है, जैसे जिंक निष्कर्षण या फिर लेड कैडमियम बैटरी, तो इन सब चीज़ों से कैडमियम बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, और एज अ पॉल्यूटेंट ये पानी की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। कैडमियम की पेयजल की उपस्थिति से उल्टी, दस्त एवं हृदय रोग हो सकते हैं, यानी कि ये सब डिसीजेस, हार्ट डिसीजेस तक कैडमियम से हो सकती हैं। तो आज हमने दो कवर किए हैं, मरकरी एंड कैडमियम, और इसके साथ साथ हमने कवर किए हैं आज कि दूषित जल में उपस्थित भारी धातुओं का प्रभाव और इंडस्ट्रियल वेस्ट, घरों से जो वेस्ट निकलता है, और जो एसिड रेन है उसका इफेक्ट। ये सब टॉपिक्स हमने आज कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए मेटल्स हैं, क्रोमियम, आर्सेनिक, लेड, ये कंप्लीट करके हम और इसके कॉजेज़ देखेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कोई भी दिक्कत आई हो तो वीडियो दोबारा से देखें, क्योंकि अब पूरा कंटेंट आपको मैंने हिंदी में प्रोवाइड कर दिया है। बेसिक टर्म्स आपको इंग्लिश में ही लिखी हैं, और जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ में इंग्लिश वाली टर्म भी आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो अब लैंग्वेज का मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आपको फेस करना पड़ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।